हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का 7th चैप्टर बिजनेस स्टडीज का डायरेक्टिंग। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। स्टाफिंग के अंदर हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया था कि काम कौन करेगा। डायरेक्टिंग के अंदर हम उनको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि कैसे काम करना है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्ट करना कि काम कैसे होगा। इसके अंदर फीचर्स हैं। फर्स्ट, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है हर जगह जरूरत है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जरूरत है। सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की हर लेवल के अंदर जरूरत होती है, तो ये ऑल परवेसिव है। सारे फंक्शंस ऑल परवेसिव होते हैं। सेकेंड इज इनिशिएट्स एक्शन। सही से वर्किंग डायरेक्टिंग के अंदर ही शुरू होती है। स्टाफिंग के अंदर हमने लोग सिलेक्ट किए थे कि किस किस की हमें जरूरत है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम वर्क करना शुरू करवाएंगे उन लोगों से, तो यहाँ पे सही वर्क होता है स्टार्ट। थर्ड है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस है, डायरेक्टिंग चलती रहती है, हमें मोटिवेट करते रहना पड़ता है, हमें उनको गाइड करते रहना पड़ता है, चीजें चलती ही रहती हैं। फोर्थ पॉइंट इज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता है। कैसे? मोटिवेशन है, अब टॉप वाला बॉटम वाले को मोटिवेट करेगा। गाइड कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजर होगा, वो ही बॉटम लेवल मैनेजर को गाइड करेगा। तो ये टॉप से बॉटम हमेशा मूव करती है। तो डायरेक्टिंग के 4 फीचर्स थे। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है। फैसिलिटेट्स चेंजेस। अगर कोई भी चेंज आता है, हम लोग हमेशा रेसिस्ट करेंगे कि हमें वो चेंज नहीं लाना हमारे अंदर। तो जो अच्छा लीडर होगा, अच्छे मैनेजर्स होंगे, वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, ऐसे गाइड करेंगे कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले। तो ये फैसिलिटेट करता है चेंजेस। डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं वो चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग मीन्स है मोटिवेशन का, हम मोटिवेट कर सकते हैं डायरेक्टिंग से। डायरेक्टिंग डेफिनेशन के अंदर ये आता है मोटिवेटिंग, तो ये मीन्स है मोटिवेशन का। थर्ड है इनिशिएट्स एक्शन। हमने फीचर में भी पढ़ा था, इनिशिएट्स एक्शन, यहाँ से वर्किंग शुरू होती है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ से सारा काम होगा स्टार्ट। फोर्थ है इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सबके अपनी अपनी पर्सनल नीड्स होती हैं, पर्सनल अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर सभी को ग्रुप में रखकर काम करवाता है इफेक्टिव तरीके से। तो वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एक्टिविटी, उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है, उनको लीड करता है ऐसे कि वो सब ग्रुप में रहकर काम करें। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोई भी केस स्टडी के अंदर पूछते हैं कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन दी केस स्टडी। तो एलिमेंट्स के अंदर मतलब वो डायरेक्टिंग चैप्टर की बात कर रहा है, हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर है। तो एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर। 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। सुपरवाइज करना, ध्यान रखना किसी को कि कैसे वो काम कर रहा है, वो आता है सुपरविजन के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करना कि हाँ तुम ये चीज कर सकते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर एक लीडर होता है जो सबको गाइड करता है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से सब कुछ होगा या क्या कुछ करना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो जने कैसे बात करेंगे, ये सब चीजें आती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये 4 एलिमेंट्स थे डायरेक्टिंग के, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है ऐसे मोटिवेट करना किसी को, जो चीज वो नहीं करना चाहता वो भी वो करे। एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज से वो चीज करवाए जिसे वो रेसिस्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि वो चीज जो नहीं करना चाहते वो भी एक अच्छा मैनेजर उनसे करवाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। इसकी डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू स्टिम्युलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। लोगों को इंस्पायर करना, एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना कि वो चीज करें, इसी को बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, एक मोटिव, एक मोटिवेशन और एक मोटिवेटर। मोटिव का मतलब होता है जो चीज उन लोगों को इंस्पायर करती है, या जो चीज किसी को भी इंस्पायर करती है, वो एक स्टिम्युलेटिंग फैक्टर होता है, वो होता है मोटिव। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो सेम डेफिनेशन ही है कि स्टिम्युलेट करना, किसी को भी इंस्पायर करना। नेक्स्ट है मोटिवेटर। मोटिवेटर का मतलब होता है, ये मोटिवेटिंग टेक्निक्स होती हैं, इसके अंदर फाइनेंशियल होते हैं और नॉन फाइनेंशियल, 2 तरीके की होती है, इसको हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कुछ फीचर्स हैं, सिंपल से फीचर्स हैं। फर्स्ट है इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आती है, हमें धक्के से किसी के अंदर भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन एक फीलिंग है, किसी को अगर वो चीज फील होगी तभी वो मोटिवेट होगा। सेकंड इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें तो ज्यादा बेनिफिशियल है। वो जो हमारा गोल होगा उसी से रिलेटेड हम हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। थर्ड इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है मोटिवेशन। पॉजिटिव के अंदर कोई प्रमोशन हो जाए, कुछ इंसेंटिव्स दे दे हम कुछ अच्छा काम करने पर। नेगेटिव कैसे हो सकती है, कोई डिमोशन हो जाए, कोई पनिशमेंट्स दे दे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स इसके हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमें मोटिवेशन से मोटिवेट करना होता है ह्यूमंस को, और ह्यूमंस का बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, हमें पता ही है। तो मोटिवेशन का प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हमें ह्यूमंस को मोटिवेट करना होता है। तो ये फीचर्स थे मोटिवेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है मैस्लोज थ्योरी। इसको आपने साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा। इसके अंदर होता है एक डायग्राम जिसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। ये हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। ये हमारी नीड्स की थ्योरी है जो मैस्लो ने दी है कि हम किस तरह से काम करते हैं, हमें कैसी चीजें मोटिवेट करती हैं। ऐसी कुछ एजम्पशंस होती हैं। फर्स्ट है नीड्स ही हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। जिस तरह की हमारे नीड्स होंगी वैसे ही हमारा बिहेवियर होगा। सेकंड है कि एक लोअर लेवल की जब हमारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी तभी हम हायर लेवल नीड के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट है जब तक एक नीड अनफुलफिल है तब तक तो हमें मोटिवेट करेगी, जब वो फुलफिल हो जाएगी तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर हमारे लिए नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसी एजम्पशंस हैं। इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं जो हर किसी को जरूरत होती है जिसकी। ये हमारी कंप्लीट हो पाएंगी सैलरी से। हमारी सैलरी होगी तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी। सबसे पहले यही नीड्स आती हैं। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी हम जाएंगे सिक्योरिटी नीड्स पे, या फिर इसको बोल सकते हैं सेफ्टी नीड्स, जिसके अंदर हमारी फिजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी कि हम सिक्योर रहे, हम इल ना हो, बीमार ना हो, कुछ ना हो, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की हमारी जॉब सिक्योर रहे। ये होती है सिक्योरिटी नीड। इसको हम पूरा कर सकते हैं। कोई पेंशन मिलती हो या कोई जॉब सिक्योरिटी हमें दे दे तो वैसी चीजें आएंगी सिक्योरिटी नीड्स के अंदर। नेक्स्ट इज सोशल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। इसके अंदर आता है लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। ये चीजें हमें चाहिए होती हैं तो ये हम फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा रिलेशन हो हमारे कलीग्स के साथ तो ये नीड फुलफिल हो जाती है। फोर्थ है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड होता है हमारे स्टेटस की नीड कि हमें हमारा ये स्टेटस होना चाहिए। तो ये अगर जॉब के अंदर एनरिचमेंट होती रहती है तो इस नीड को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। लास्ट नीड होती है, सबसे टॉप लेवल की नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब व्हाट वी वांट टू बिकम एंड वी अचीव दैट। जो हम बनना चाहते हैं वो बन जाए, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे रीच कर जाएंगे तो ये नीड भी फुलफिल हो जाएगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे टॉप मोस्ट है। मैस्लो थ्योरी की एक्सेप्शन भी है। इसके अंदर कोई भी आर्टिस्ट होते हैं, डांसर्स, सिंगर्स और पोइट्स वगैरह, इनके अंदर क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बहुत सबसे ज्यादा होती है कि व्हाट दे वांट टू बिकम इज टॉप मोस्ट नीड। तो उसकी बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल नीड ना होकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। ये इसकी एक्सेप्शन है, ये भी पूछी जा सकती है 1 मार्क के अंदर। नेक्स्ट होता है, मैंने बताया था मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स को इंसेंटिव्स भी कह सकते हैं। हम जो चीज हमें मोटिवेट करती है, फाइनेंशियल जो पैसे से रिलेटेड होती है, पैसे वाली चीजें जो हमें मोटिवेट करती हैं, जैसे कि पे एंड सैलरीज हो गई, पर्क्स हो गई, कुछ भी कोई भी सैलरी अगर ज्यादा होगी तो हमें अच्छे से मोटिवेट करेगी, ज्यादा मोटिवेट करेगी, हमें ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो जो भी फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, ये होते हैं फॉर द लोअर लेवल के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। जितनी ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी उतनी अच्छी वेजेस मिलेंगी, तो ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करते हैं एम्प्लॉयज। तो ये होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस सिस्टम। इसके अंदर ज्यादा काम करो, ज्यादा वेजेस लो, तो इससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है अच्छे से काम करने की। नेक्स्ट है बोनस। इतना काम करेंगे उसके बाद में इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर हमें अर्न हुआ तो आपको बोनस मिलेगा, फिर से हमें मोटिवेशन मिलेगी, हाँ हमें और ज्यादा काम करना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग।
इसके अंदर होता है एक लिमिट तक तो प्रॉफिट आएगा, अगर उस लिमिट से ज्यादा हमारा प्रॉफिट एक्सटेंड हो जाता है तो उसके अंदर से शेयर आपको भी, एम्प्लॉयज को भी मतलब देंगे। तो हमें मोटिवेशन रहती है कि हमें हमारा प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज करना है, तो हमें भी हमारा शेयर मिले उस प्रॉफिट के अंदर से। नेक्स्ट है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन या फिर को स्टॉक ऑप्शन का क्या मतलब होता है, को पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। शेयर्स है जो कंपनी के चीप रेट के ऊपर, जो मार्केट प्राइस है कम रेट के ऊपर एम्प्लॉयज को देना, इससे उनके अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग आती है कि हाँ हम ओनर है, हमारे पास शेयर्स है तो हम इस कंपनी के ओनर है, तो हमें और अच्छे से काम करना है, तो ये भी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसके अंदर रिटायरमेंट के बाद में अच्छी कोई पेंशन मिले, हमें कोई सिक्योरिटीज रहे, वो सब चीजें आती हैं इसके अंदर, तो ये भी हमें मोटिवेट करता है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल मेनली होते हैं टॉप लेवल के लिए। इसके अंदर आता है स्टेटस। एक स्टेटस होता है जो हमने पढ़ा था एस्टीम नीड्स के अंदर, वो स्टेटस हमें गेन करना होता है, वो स्टेटस हमें मोटिवेट करता है कि हमें यहाँ पहुंचना है, हमें ये पोजीशन लेनी ही है, तो वो स्टेटस हमें मोटिवेट करता है कि वी वांट टू अचीव समथिंग मोर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। अगर हमारे आसपास का क्लाइमेट अच्छा होगा, हमारे एनवायरनमेंट अच्छी होगी, इसके अंदर हम टर्म्स यूज करते हैं, रिस्क टास्किंग हो गया या रिवार्ड ओरिएंटेशन हो गया, तो ये सब चीजें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम अच्छे से काम करें, तो ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। क्लाइमेट अच्छा होगा, हमें काम करने का मन करेगा, सारा दिन चिक चिक होती रहेगी, कुछ अच्छा ही नहीं होगा तो हम वहां पे काम करना पसंद ही नहीं करेंगे, तो हमें कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा कि हमें काम करना है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है। हमें कह दे कोई कि तुम्हारी जॉब सिक्योर है तो अच्छे से हम काम करेंगे, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी, पर ये कभी कभी नेगेटिव में भी जा सकता है कि हमें सिक्योरिटी तो है, हमारी तो जॉब फिक्स है, परमानेंट है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो वो काम करें ना करें उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, तो वो फिक्स होने के कारण उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस भी हो सकती है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर भी है। इस पॉइंट पे हम इसको पॉजिटिव फैक्टर ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन करवाना कोई भी डिसीजन लेने के अंदर, एम्प्लॉय को ऐसे फील होता है कि हाँ हमें भी कुछ समझते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा भी कोई स्टेक है, हम भी अपने डिसीजंस रख सकते हैं, तो उससे उसको भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें अच्छे से काम करना है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय के रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं हम। कोई भी एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं हम, कि बेस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द वीक दे सकते हैं, बेस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं हम, कोई भी नोटिस बोर्ड के ऊपर हम उनके नाम लगा सकते हैं कि बाकियों को भी मोटिवेशन मिले और उस खुद को भी मोटिवेशन मिले उसको कि हाँ मुझे वापस से नाम लाना है बोर्ड के ऊपर कि मैं बेस्ट हूँ। इस तरह के अगर प्रोग्राम्स करेंगे हम, कोई उनको रिवॉर्ड्स देंगे और कोई भी रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये लोग अच्छे हैं, हम उनको अलग से दिखाएंगे कि ये अच्छे हैं, तो बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे कि हाँ काश हमारा भी नाम आए यहाँ पर, तो ये भी एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज लीडरशिप। लीडर का मतलब कौन होता है, जो किसी को भी डायरेक्ट करे, गाइड करे या फिर इन्फ्लुएंस करे। तो लीडरशिप रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग दी सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को हम यहाँ पर एम्प्लॉयज मान सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे लिए समझना इजी होगा, वरना हम यूज कर सकते हैं सबॉर्डिनेट्स भी यहाँ पर, एम्प्लॉयज भी यहाँ पर, कुछ भी जो आपको सुटेबल रहे। रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग दी सबॉर्डिनेट्स। तो एक लीडर, अच्छा लीडर कौन होगा, जो अच्छे से गाइड करेगा, अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को। लीडर कोई भी हो सकता है, हमारे भी ग्रुप्स होते हैं उसका एक लीडर होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी लीडरशिप चलती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लीडरशिप होती है। हर मैनेजर लीडर होता है पर हर लीडर मैनेजर हो जरूरी नहीं है। ऑल मैनेजर्स आर लीडर बट नॉट ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स। कैसे, एक मैनेजर है, एक ऑर्गेनाइजेशन का है, मैनेज कर रहा है जो किसी को अच्छे से, वो लीडर तो है ही, वो उसको गाइड तो कर ही रहा है, वो डायरेक्टिंग का प्रोसेस तो कर ही रहा है, वो लीडर तो है। अगर किसी के ऊपर मैनेजर है जिसको मैनेज कर रहा है वो लीडर हो गया। पर कोई लीडर है, हमारी क्लास का कोई ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर कोई वो लीडर है, चीजें वो कहता है जैसे जैसे वैसे वैसे करते हैं, तो इसका मतलब वो मैनेजर है नहीं। मैनेजर कौन होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा वो मैनेजर होगा। तो जो हमारा ग्रुप का लीडर हो गया वो कैसे मैनेजर हो सकता है। तो लीडर होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, इनफॉर्मल के अंदर भी हो सकता है। तो जो इनफॉर्मल वाला होगा वो मैनेजर तो होगा ही नहीं। तो इसके कारण
लीडर्स सारे मैनेजर्स नहीं होते, पर जो भी मैनेज करता है, जो भी मैनेजर है वो लीडर है। इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेन करना भी आ सकता है। नेक्स्ट होता है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की 3 स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस्फेयर और फ्री रीइंग लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक होता है, ये अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं इसको, जिसके अंदर जो लीडर है खुद ही डिसीजन लेता है, खुद डिसीजन लेता है, किसी और की बात नहीं सुनता, बस उसने कह दिया कि ये करना है तो वो करना है, मतलब वो अपना डिसीजन थोपता है। ये अच्छा नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है कि कोई भी हमारा लीडर हो, कहे कि तुझे ये करना है बस वो हम करें, नहीं, हमें पसंद नहीं आती ये चीज, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर एक लीडर है जो वो हमारे सबऑर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व करता है, सबसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग उनको इन्वॉल्व करके करता है। तो इट रेफर्स टू मेकिंग द डिसीजंस बाय कंसल्टिंग विद द सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है लेसिस्फेयर और फ्री रीन। इसका मतलब होता है कंप्लीटली हम सब कुछ छोड़ दें एम्प्लॉयज के ऊपर। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयज। सारे डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? एम्प्लॉयज करेंगे। लीडर ओनली गाइड्स देम और प्रोवाइड्स देम द मटेरियल व्हाट दे रिक्वायर। थोड़ा सा उनको गाइड करता है, बताता है कि क्या काम करना है, बाकी कहीं ध्यान नहीं देगा उनके ऊपर, और थोड़ा बहुत मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। अब टेबल फॉर्मेट के ऊपर आते हैं तीनों के। बेसिस डिसीजन, डिसीजन कैसे होगा? यहाँ पर सिर्फ लीडर डिसीजन लेगा, यहाँ पर लीडर भी डिसीजन लेगा, एम्प्लॉयज भी डिसीजन लेंगे, और यहाँ पे अकेले एम्प्लॉयज ही डिसीजन लेते हैं। सारे डिसीजन एम्प्लॉयज को खुद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है, हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ा था कि पावर कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, कोई भी पावर नहीं दी हुई। जो एक लीडर है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव, वो सारी अथॉरिटी अपने पास ही रखेगा, सारी पावर अपने पास ही रखेगा, वो डेलीगेट करेगा ही नहीं। उसका नाम ही अथॉरिटेटिव इसलिए रखा है। तो नो डेलीगेशन, जीरो डेलीगेशन। डेमोक्रेटिक के अंदर आता है लिटिल डेलीगेशन, थोड़ी डेलीगेशन दे देते हैं हम, एम्प्लॉयज को थोड़ी सी पावर दे देते हैं। नेक्स्ट है लेसिस्फेयर के अंदर आता है फुल। फुल मतलब सारी ही डिसीजन मेकिंग पावर एम्प्लॉयज के पास होती है, तो डेलीगेशन क्या होगा? फुल होगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव। इफेक्टिव कब कब है? ये छोटे टाइम में चल जाएगा, ठीक है, कि तुम्हें थोड़े टाइम तक काम करवाना कर लेंगे, लंबे टाइम तक एम्प्लॉयज ऐसे काम नहीं करते, भाग जाएंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग रन। डेमोक्रेटिक होगा, सब लोग अच्छे से मिलजुल कर काम करेंगे, जो एम्प्लॉयज है वो लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेंगे, लीडर के साथ रहेंगे। ये मे और मे नॉट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वो एम्प्लॉयज यदि कैपेबल ही नहीं है तो इफेक्टिव कैसे होगा? और अगर अच्छे हैं, कैपेबल हैं, काफी कैपेबल हैं, तो इट मे बी इफेक्टिव। नेक्स्ट है अप्रोच। अप्रोच कौन सी यूज कर रहे हैं ये लोग? ये नेगेटिव अप्रोच यूज कर रहा है, ऑटोक्रेटिक है, सारा खुद का हक जमाना चाहता है, नेगेटिव अप्रोच। डेमोक्रेटिक पॉजिटिव अप्रोच, और इसके अंदर कोई अप्रोच यूज नहीं होती क्योंकि खुद जो लीडर है वो कुछ करता ही नहीं है, तो अप्रोच कैसी? नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। कहाँ सूटेबल है? ये केस स्टडी में पूछा जा सकता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में टाइम कम है तो वो कौन सा मेथड, कौन सा लीडरशिप का स्टाइल अडॉप्ट करे। तो लेस टाइम होगा तो हमें ऑटोक्रेटिक को ही अडॉप्ट करना है, क्योंकि फटाफट वो खुद डिसीजन ले लेगा। अगर एम्प्लॉयज को बताएंगे फिर डिसीजन लेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। डेमोक्रेटिक हम यूज नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक कहाँ सूटेबल है? जब एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज है, उनको पता है कि कैसे काम करना है, तो वो भी अपने डिसीजंस दे सकते हैं अच्छे से, तो वो हो जाएगा डेमोक्रेटिक के अंदर। नेक्स्ट है लेसिस्फेयर। जब एम्प्लॉयज बहुत स्किल्ड हैं, उनको सब कुछ पता है, एक स्किल्ड एम्प्लॉय होगा वो सब कुछ खुद से हैंडल कर पाएगा। अगर जिस एम्प्लॉय को कुछ आता ही नहीं होगा वो कैसे डिसीजन मेकिंग करेगा? तो उस केस के अंदर वो नॉट इफेक्टिव हो जाएगा। अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज है तो वो इट में भी इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये 3 स्टाइल्स थे लीडरशिप के, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। Thank you for watching my video. Please subscribe and share to your friends.